नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आज हम लोग का यूनिट 5 है और यह मौर्य काल से तीसरी वीडियो है। मौर्य काल राजनैतिक इतिहास, समाज एवं संस्कृति, चोल वंश का प्रशासन। यूनिट 5 में हम लोगों को ये पढ़ना है। आप लोग यूनिट 4 तक वीडियो ज़रूर देखें और इससे पहले मैंने यूनिट 5 से भी संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप लोग उस वीडियो को भी देखें ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं मौर्य प्रशासन। इसमें पहला प्रश्न है कि सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। दूसरा प्रश्न है साम्राज्य में मंत्रियों एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। चौथा प्रश्न है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो 5 थी और प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो चक्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है 5वां प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि जो मौर्य साम्राज्य में प्रांत थे अशोक के समय, उनके प्रशासक को क्या कहा जाता था, तो कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक। इन तीनों में से अगर ऑप्शन में कोई भी हो तो आप लोग कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक पर ट्रिक लगाकर जरूर आइएगा। अगला प्रश्न है 6वां कि प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। 7वां प्रश्न है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और इसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अगला प्रश्न है प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। 9वां प्रश्न है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अगला प्रश्न है 10वां बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। 11वां प्रश्न है मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। प्रश्न ऐसे बनता है कि मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई क्या था, तो वह मार्ग निर्माण अधिकारी था। 12वां प्रश्न है कि प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 6 लाख आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। 13वां प्रश्न है युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। 14वां प्रश्न है कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। 15वां प्रश्न है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थीं। 16वां प्रश्न है मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था। 17वां प्रश्न है
कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है और तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें। अगला प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। 19वां प्रश्न है, मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय थे, पहला धर्मस्थीय एवं दूसरा कंटक शोधक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कंटक शोधक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 20वां प्रश्न है, धर्मस्थीय न्यायालय के न्यायाधीश व्यावहारिक, कंटक शोधक के प्रदेष्ट्री एवं जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश राजुक कहलाता था। अगला प्रश्न है 21वां, कि राजा के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ने की थी, जिसके अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र सम्मिलित थे। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था, तो कौटिल्य या चाणक्य। अगर कहीं कहीं कौटिल्य या चाणक्य न हो, अगर विष्णुगुप्त हो, तब आप लोग विष्णुगुप्त पर ट्रिक जरूर लगाइएगा। और वह 7 कौन कौन थे, तो राजा पहला, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, 5वां कोष, 6वां दंड एवं 7वां मित्र सम्मिलित थे। अब देखते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रांत कौन कौन से थे। तो एक तरफ मैंने प्रांत या क्षेत्र, दूसरी तरफ राजधानी और तीसरी तरफ मंडल लिखा है। पहला है उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी और मंडल है शाकल या कांधार। पश्चिमी प्रांत, राजधानी उज्जैनी और सौराष्ट्र मंडल। तीसरा है दक्षिणापथ प्रांत, राजधानी सुवर्णगिरी और मंडल इसिला। चौथा है मगध मध्य प्रांत क्षेत्र, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और कौशाम्बी या पुंड्रवर्धन इसका मंडल था। अगला है पूर्वी कलिंग, राजधानी तोसाली और मंडल था समापा। नगर प्रशासनिक समिति एवं कार्य, तो इसमें प्रथम समिति थी, उसका कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय समिति, जिसका कार्य था विदेशियों की रेख देख। तृतीय समिति थी, जिसमें कार्य था जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम समिति, इसमें निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण कार्य था। षष्ठम समिति में बिक्री कर वसूल करना यह महत्वपूर्ण कार्य था। अब मौर्यकालीन जो मंत्री परिषद थे वो कौन कौन से थे, तो एक तरफ मंत्री है और एक तरफ विभाग है। मंत्री को प्रधानमंत्री, पुरोहित को धार्मिक कार्य विभाग और सेनापति को सैन्य संचालन का विभाग कार्य दिया गया था। युवराज शासक वंश से संबद्ध, द्वारिक राज दरबार सीमा द्वारों का रक्षक, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आर्य का संग्रहकर्ता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशास्त्री कारागारों का अध्यक्ष, प्रदेष्टि आधुनिक कमिश्नर के समकक्ष, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, पौर नगर का कोतवाल और व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। कर्मांतिक का विभाग था उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष विभाग। दंडपाल पुलिस एवं अनुशासन विभाग का प्रधान। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। अन्नपाल अन्न उत्पादन एवं संरक्षण का प्रमुख। ये थे मौर्यकालीन मंत्री परिषद। और मौर्यकालीन सैन्य प्रणाली, इसमें पहला है प्रथम समिति कार्य है जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देख रेख। चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देख रेख।
पंचम समिति हाथियों की देखरेख और षष्ठम समिति रथ सेना की देखरेख। अब हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था। मौर्य काल में आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, इससे भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं आपकी परीक्षा में, तो इसको भी सही से आप लोग देखें। इसमें पहला है, राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग होता था। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, तो भूमि कर था, और उपज का कितना भाग होता था, तो 1/6 भाग होता था। दूसरा प्रश्न है, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जो मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में या मौर्य प्रशासन में सरकारी भूमि थी उसे क्या कहा जाता था, तो सीता भूमि कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि बिना वर्षा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो अदेव मातृक कहा जाता था। चौथा प्रश्न है, प्रांतों से कर एकत्रित करने की जिम्मेवारी स्थानिक तथा गोप नामक अधिकारी की होती थी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था एवं नकद रूप में लिए जाने वाले कर को हिरण्य कहा जाता था। तो यहाँ से भी प्रश्न ऐसे बनता है कि मौर्य काल में बलि क्या था, तो मौर्य काल में बलि एक धार्मिक कर था। यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा कि मौर्य काल में बलि किस प्रकार का कर था, तो धार्मिक कर था, और नकद रूप में लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था, तो हिरण्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर, पांचवा है सैनिक और छठवां है निरीक्षक एवं सातवां और अंतिम है सभासद। अगला प्रश्न है, चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मौर्य काल में दासों की स्थिति संतोषजनक थी। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, तो 9 प्रकार के। अगला प्रश्न है 8वां कि अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है तथा वार्ता शूद्रों का वर्ण धर्म बताया गया है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सामूहिक समारोह को प्रवष्टि कहा जाता था। 10वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र में परिवार के पोषण की व्यवस्था किए बगैर संन्यास ग्रहण करने से रोका गया है। 11वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के राजप्रसाद को सुगांग कहा गया है। अगला प्रश्न है 12वां, फाहियान ने मौर्य प्रासाद की भव्यता के कारण उसे देव निर्मित कहा है। फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसके शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है 13वां, स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। 14वां प्रश्न है, मौर्य काल में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है, जिसे अष्ट विवाह कहा जाता था। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा गंधर्व विवाह, छठवां असुर विवाह, सातवां राक्षस विवाह और 8वां पैशाच विवाह। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रारंभ के 4 विवाह स्वीकृत विवाह हैं, जबकि शेष विवाह को अमान्य माना गया है। वह 4 विवाह कौन कौन से हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। इन्हीं 4 को स्वीकृत किया गया है और जो शेष 4 बचते हैं उन्हें अमान्य माना गया है। मौर्यकालीन प्रमुख कर, तो देखिए कर कौन कौन से थे और उनका स्रोत क्या था। भाग, कृषि उत्पादन का हिस्सा, कर, नगद कर, परिघ, एकाधिकार कर, प्रतिकर, उत्पादन के रूप में देय कर और प्रवेश आयात कर। अगला है विष्टि। विष्टि श्रम कर था
और श्वेत फल फूल पर लिया जाने वाला कर था। यह प्रमुख स्रोत था। इस प्रकार मैंने आप लोगों को जो आप लोग का यूनिट 5 है मौर्य काल, इससे संबंधित मैंने आपको प्रश्न करवाया। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप लोगों के लिए मैंने यूनिट 4 तक टीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। नमस्कार।